नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात होगी फार्मा सेक्टर की। भारत के ड्रग्स और फार्मा प्रोडक्ट के निर्यात में 103% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी पिछले 8 सालों में हुई है। वर्ष 2013-14 में जहां पर 90,414 करोड़ का जो निर्यात था, वो अब 2021-22 के दौरान 1.83 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत विश्व का लीडर बनने की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। दुनिया की कुल दवाओं का करीब 70% उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है। अगर हम मूल्य के मामले में देखें तो भारतीय दवा उद्योग विश्व के 14वें स्थान पर है, लेकिन आकार के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2019 और 20 के लिए फार्मास्यूटिकल का कुल वार्षिक कारोबार 2,89,998 करोड़ रुपए था और विश्व में करीब 20% जेनेरिक दवाइयों के निर्यात का हिस्सा सिर्फ भारत जो है वो करता है। 10,500 से अधिक औद्योगिक केंद्रों को मजबूत नेटवर्क के साथ 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियों का यहाँ पर एक नेटवर्क है और दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भी भारत ही है। अगर हम टीकों के मामले में कहें तो वैश्विक मांग का करीब 62% का जो हिस्सा है वो भारत ही उसकी पूर्ति करता है। तो समझेंगे कि रोड मैप क्या है और जिस तरीके से पिछले 8 सालों में 100% से ज्यादा की ग्रोथ है, आने वाले एक दशक में फार्मा सेक्टर का लक्ष्य क्या होगा, रोड मैप क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और साथ ही साथ उसके लिए किस तरीके के प्रयास हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। कुलदीप वाकलू साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं लुपिन फार्मा लिमिटेड से और मेंबर हैं एसोचैम से। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान वाई.के. गुप्ता साहब हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एम्स के डीन भी रहे हैं और साथ ही साथ आप इनोवेशन और R&D डिपार्टमेंट को भी आपने देखा है। आपका भी स्वागत है। और सौरभ चंद्रा हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपका भी सौरभ सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सौरभ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर हम इस पूरे के पूरे सेक्टर को देखें और हालांकि 2013-14 से लेकर और अब तक का सफर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जो कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि अप ट्रेंड नज़र आता है, लेकिन जो डिमांड है इस वक्त वर्ल्ड वाइड अगर मैं कहूँ इस सेक्टर को लेकर, उस डिमांड से अगर हम कंपेयर करें अपने ट्रेजेक्ट्री को, तो वो कैसे नज़र आ रही है और कितनी वो पावरफुल या मैं कहूँ कि उसका जो पाथ है, जो रास्ता है वो दिखता है। भारत की उपलब्धि बहुत प्रशंसनीय रही है, उत्साहवर्धक है, मगर अब हमें आगे देखना है। अगले 10 वर्षों में लगभग 15 ऐसे बल्क ड्रग्स हैं जो पेटेंट के बाहर होंगे। इनका टर्नओवर लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास है, आज के डॉलर प्राइसेस में करीब $100 बिलियन। अब हमें देखना है कि हम इस मांग को कैसे पूरा करें। भविष्य के लिए जो 2 चुनौतियां हैं वो ये है कि जो भी एक ड्रग बनता है वो कई स्टेजेस से गुजरता है। जैसे आप पैरासिटामॉल ले लीजिए। पैरासिटामॉल शुरू होता है कच्चे तेल से, कच्चे तेल से नाफ्था बनता है, नाफ्था से बेंजीन बनती है, पॉलीप्रोपिलीन बनती है, फिर फिनॉल बनता है और फिर आगे जाके पैरासिटामॉल बनता है। पैरासिटामॉल बल्क ड्रग है, फिनॉल जो है उसको की स्टार्टिंग मटीरियल। अब हमें इन चीजों में अंदर आना है। हम 70% KSM और API इंपोर्ट करते हैं। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत अधिक है। इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है। जो सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज होती हैं वो बहुत तकलीफदेह होती है। कभी भी अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए, जैसे कोविड की वजह से चाइना में हो गया, तो आपको मालूम पड़ा कि आपको यहाँ तकलीफ हो जाएगी। एक और ड्रग है हेपरिन। हेपरिन के बिना डॉक्टर साहिबान बताएंगे सर्जरी संभव नहीं और वो भी आयात होती है। अब हमें इन सेक्टर्स को देखना है कि हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज कैसे कम की जाए, ताकि हमारी जो ये प्रगति है वो अगर कहीं फ्रेजाइल है तो उसको हम सुदृढ़ कर सकें। ओके कुलदीप जी, अगर हम भारतीय जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके रोड मैप को देखें तो अगले एक दशक के लिए क्या टारगेट, क्या रास्ता आपके नज़र से दिखता है?
मेरा ये कहना, पहले तो हमारे जो माननीय एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने जो बताया डिपेंडेंस ऑन चाइना, दैट इज वेरी। आज की डेट में 70 से 71% एपीआई और जो हमारा इंटरमीडिएट्स है वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और चाइना की डिपेंडेंस जब तक हमारी खत्म नहीं होती है, मे बी हमारा आज की डेट में वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड एज पर एज फॉर्मुलेशंस आर कंसर्न्ड, 14% बाय वॉल्यूम। बट जो चाइना की डिपेंडेंस है, मैं एक सर ने जो एक दिया था पैरास्टामोल का, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा पेनजी का, पेंसिलिन जी, विच इज अन वेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग है जिससे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनते हैं। हमारे कंट्री में पेनजी जो बनता था पहले, वो जो लास्ट था एक कंपनी एलम्बिक थी, उन्होंने भी बंद कर दिया और टोटली 100% हम अभी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और ये जो है पेनजी है, इससे काफी सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स बनते हैं। हमारे को सबसे पहले मतलब इस पर ध्यान देना है, विच इज द नंबर 1। सेकंड है जो हमारे R&D है, R&D का जो है हमारे को वी हैव टू गिव मोर, अभी उस पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा R&D पर। और हमारे जो बाकी जो पेटेंट, वी हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू IPR सॉल्यूशंस जो है कि हमारे को हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। जितने भी हमारे जो पेटेंटेड ड्रग्स है, by our R&D we can come out the form where we can escape that patent routes। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए भी है। बाकी जो हमारा जो मेन होगा बल्क ड्रग का होगा, फॉर्मुलेशंस वी आर डूइंग वेल। 50% जो वैक्सीन अभी हम बनाते हैं वर्ल्ड में हम ही सप्लाई करते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्राइड मोमेंट थी कि बोरिस जॉनसन जो अभी इंडिया में आए थे, हमारे प्रधानमंत्री से मिले थे, उन्होंने कहा कि मैंने जो वैक्सीन लगाया वो इंडिया में बना हुआ वैक्सीन है। दैट इज अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो उनकी जो ये है, उसमें हमें और भी वो करना है। और ये जो जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, खासकर हमारे जो US एक्सपोर्ट्स है, अभी थोड़ा सा उसमें कमी आ रही है हमारे को, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन। बट मेरे को एक खुशी की बात ये भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिपोर्ट है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स वाज द ओनली कमोडिटी which registered a positive growth in April 20, जबकि सारे segments down थे because of the pandemic and all that. Only pharma was one segment which showed a growth in April 20। और जो हमारे जून में ट्रेड सरप्लस था, दैट वाज, वो भी हमारी परफॉर्मेंस ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट से हमारा सरप्लस आया है। और जो हमारा एक रोड मैप आगे होगा, वी हैव टू मोर, हमें कंसंट्रेट ज्यादा करना होगा। हमारा जो बल्क ड्रग है, जो API है, जो इंटरमीडिएट्स है, उस पर ध्यान देके हमारे को अभी जो बायोसिमिलर्स है, मतलब जो बायोटेक प्रोडक्ट्स है, उस पर भी ज्यादा है। बिकॉज वो एक नई ड्रग्स जो यूज होते हैं, काफी जगह यूज होते हैं। प्लस हमारे को जो आगे के लिए है, जितने भी हमारे जो स्ट्रेंथ करनी है, हमारे को क्वालिटी में करनी है, हमारे को अफोर्डेबिलिटी में करनी है। अभी जो हमारा फार्मेसी वर्ल्ड बास्केट जो बोलते हैं, इट इज बिकॉज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी मेडिसिन एट चीप रेट्स। ओके सर, मैं जो आपने पॉइंट रेस किया उस पर एक एक करके सब सेगमेंट पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले गुप्ता सर, दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं कि जब हम अपनी ग्रोथ को देखते हैं, इंडियन फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट को देखते हैं, और चाहे वो आकार के मामले में हो या फिर प्राइसिंग के लिहाज से देखें, क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड के चलते जो डिमांड बढ़ी उसके चलते ये हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, या ये कंटिन्यूशन एक ग्रोथ नज़र आ रही है 2013 से और 2021-22 तक? और अगर ये कंटिन्यूशन की ग्रोथ है तो फिर इसको एक और मजबूत शेप देने के लिए हमें फोकस कहाँ पर करना होगा? क्या कॉमन जो मेडिसिन हैं उनकी तरफ, या फिर जो वैक्सीनेशन का एक ड्राइव मैं कहूँ, या फिर फॉर्मुलेशन की बात होती है जिस पे इंडिया लीड कर रहा है उसकी तरफ, या फिर कुछ और? ये हमको एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जब भारत आजाद हुआ तब हम हर चीज बाहर से मंगाते थे। हाथी कमेटी की रिपोर्ट आई, देश में स्वास्थ्य के लिए दवाओं के बारे में अपने आप को
खुद स्वावलंबी होने का प्रण किया गया, IDPL बना, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री बनी और आज की स्थिति है कि देश में 10,500 से ज्यादा छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े फार्मा सेक्टर की यूनिट्स हैं, 3,000 से ज्यादा बड़े फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की कंपनीज। ये सब मिला करके आज न तो हमारे देश के सारी जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि देश के बाहर 198 से ज्यादा देशों में निर्यात तब होता है जबकि लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे। और दवाइयों के बारे में एक ही चीज अच्छी होती है कि उसकी क्वालिटी अश्योर्ड हो। जब हमारी क्वालिटी ठीक होगी वो तब अमेरिका, जापान और सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में हमारे 20 से 28% हिंदुस्तान की दवाइयां अमेरिका में बिकती हैं। अमेरिका क्वालिटी में सबसे ज्यादा कॉशियस है। अमेरिका के बाद यूरोपियन कंट्रीज बिना क्वालिटी कंट्रोल के दवाइयां वो नहीं ले सकते। इससे क्या साबित होता है कि हमारे देश में अब क्वालिटी की दवाइयां हैं। इक्का दुक्का खबर आती है कि स्पूरियस ड्रग, लेकिन वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज, कोविड का आपने बात कही, कोविड ने एक हमको जरूर स्टिमुलस दिया कि आप बड़ी फास्ट रिसर्च करें और हमारे पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ होते हुए ये देखा गया कि वैक्सीन की चीज पे 10 करते थे। हमने अपने देश में अपने टेक्निक से कोवैक्सीन बना दी और उसी तरह से हमने दूसरी कोविशील्ड जो दूसरे देश में बनी उसको हमने सफलतापूर्वक अपने देश में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इतना प्रोडक्शन हमने कर दिया दोनों से मिला करके कि हमने अपने देश की पूरी जनता के लिए वैक्सीन तैयार कर दी और दुनिया की इतने सारी कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट कर दी। अभी लोगों ने बताया, अभी हमारे साथ में गुरु ने, कि दूसरे देश के राजनीतिक बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं कि हमने अपने भारत देश की वैक्सीन लगाई। ये दो चीज से संभव हुआ। हमने एकजुट होकर पॉलिटिकल विल, साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, 3 लोग मिले, इंडस्ट्री, एकेडमिया और पॉलिटिकल विल, ये 3 लोगों ने मिलकर काम किया। अब कोविड ने हमको एक स्टिमुलस दिया, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बढ़ गया, एंटीबायोटिक का एक्सपोर्ट बढ़ गया और दूसरी भी वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन सिर्फ कोविड की वजह से ही हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। हमारी सरकार की नीति ने ये भी देखा कि हमारे पास क्या कमी है, क्या हमारी वीकनेसेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ। एक हमारी बड़ी तगड़ी वीकनेस थी जो कि अभी बताई हमारे लीग ने, एपीआई हम बहुत सारे हमको इंपोर्ट करने थे। उसको हमने लिस्ट बनाई कि कौन से एपीआई हैं जिसे हम क्रिटिकल एपीआई और इंटरमीडिएट सब्सटेंस बोल सकते हैं। क्रिटिकल मतलब कि हमारे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के लिए वो एपीआई चाहिए और हम मतलब एक पे ही डिपेंडेंट है चाइना पे। तो उस क्रिटिकल एपीआई को हमने प्रायोरिटी पे नाइपर्स को लेकर लगाया, सारी इंडस्ट्री को लगाया, सारे फार्मेसी। लेकिन गुप्ता जी, क्या एपीआई को लेकर जो डिपेंडेंसी चाइना पर है या थी, मैं कहूं, वो कितनी कम हुई है और क्या अभी भी एक बड़ा चैलेंज है? चैलेंज है, लेकिन बड़ा नहीं है जितना बड़ा पहले था, क्योंकि हमने कई सारे एपीआई के ऑल्टरनेट मेथड हमने ढूंढ लिए हैं और ढूंढ रहे हैं। चाइना भी समझ गया है कि अब हिंदुस्तान तैयार हो रहा है, इसलिए उसने भी अपनी रणनीति में चेंज करके वो एपीआई को सस्ता देने लग गया। लेकिन चैलेंज अभी भी है, कभी भी चाइना हमको धोखा दे सकता है। इसलिए हमारी पीएलआई, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिवाइजेशन, ये जो क्रिटिकल एपीआई है जिसको जो बनाएगा, इसके लिए हम इंसेंटिव भी सरकार दे रही है, इसके लिए सपोर्ट भी कर रही है। और ये नहीं है कि हम सारे एपीआई हम इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे एपीआई हम बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फार्मा सेक्टर में एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 2-3 जो पहलू हैं, मैं थोड़ा सा इस पर चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। कि एक तो ये कि जब एक्सपोर्ट की बात होती है तो जाहिर है कि उसके क्वालिटी प्रोडक्ट हों और जो नई जनरेशन्स की मेडिसिन हैं या फिर नए तरीके से जो R&D के बाद सामने आती हैं ज़्यादा कारगर हों वो हों, और साथ ही उनकी प्राइसिंग,
ये जो 3 फैक्टर हैं, इन पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर क्या चैलेंज आपको नजर आता है? एक्सपोर्ट का मतलब है कंपेटिटिवनेस। हम्म, आपको जो भी आपके राइवल्स हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी। उसमें पहली चीज होगी दाम, दूसरी चीज होगी क्वालिटी। इन दोनों चीजों के लिए कुछ चीजें देश में जरूरी हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की। मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल। इसके लिए आवश्यक है कि हम क्लस्टराइजेशन और एग्रीगेशन के लिए जाएं ताकि इन सब की कीमत कुछ कम हो सके। आगे है रेगुलेटरी बर्डन कम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होनी चाहिए। और सबसे जो जरूरी चीज है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के लिए R&D की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी इसी से बढ़ेगी। इसलिए जो अभी तक बात कही गई है, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट, इन तीनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। PLI का नाम ही प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इससे पहल अच्छी है। उम्मीद है कि हमारी जो डिपेंडेंस है, सप्लाई चेन डिपेंडेंस है, वो काफी हद तक कम होगी। मगर भविष्य के लिए हमें नजर दाम पे रखनी है, क्वालिटी पे रखनी है। एक चीज और पे मैं ध्यान दिलाऊंगा, फर्मेंटेशन बेस्ड API के लिए इस समय 2005 तक तो इस देश में होता था, उसके बाद से मेरी जानकारी में बंद है। इसके लिए हमें प्रोत्साहन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है ड्रग्स के बनाने में। लेकिन सर एक चीज़ और कही जा रही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो कल्चर है इलाज को लेकर, या फिर नए नए जो रोग आ रहे हैं उनके सामने, वहाँ पर सिस्टम, यानी कि जो इलाज का तरीका है और जो मेडिकेशन का सिस्टम है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता चला जा रहा है। ऐसे में क्या हमें जो बायोटेक टेक्नोलॉजी और जो नई तरीके की रिसर्च हैं वहाँ पर ज़्यादा हम फोकस करने की इस वक्त ज़रूरत है और हम उस पर कदम बढ़ा चुके हैं, या यहाँ पर अभी भी जो कोलैबोरेशन है प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और सरकार के बीच में, वहाँ पर कुछ अभी और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने की ज़रूरत है? सौरभ सर। इसमें और तेजी तो लानी ही पड़ेगी क्योंकि हमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी हर स्टेज पे आना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन तभी होगा, असेंबली नहीं होनी चाहिए केवल। एक और चीज जो डिस्कशन में बहुत जरूरी है वो मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस पे भी हम लोग ज्यादातर असेंबली कर रहे हैं, बहुत तो इंपोर्ट होती है डायरेक्टली, बट असेंबली हो रही है। सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोग कैसे हैं, ये जो आजकल इनोवेशन के लिए पार्क्स बने हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको इसमें आगे आना पड़ेगा। मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में बहुत ज्यादा स्टार्टअप देखे नहीं अलग अलग स्टेजेस पे। इसमें प्रोत्साहन देना होगा। मेडिकल डिवाइसेस में तो कुछ आए हैं, मेडिकल डिवाइसेस के पार्क्स भी आ रहे हैं, इसी तरह फार्मा पार्क्स भी आ रहे हैं, मगर हम लोग R&D करके कैसे आगे बढ़े ये बहुत जरूरी। ओके गुप्ता जी, आप क्योंकि R&D उससे जुड़े रहे हैं उस विंग के साथ में, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल ये एक एलिमेंट माना जाता है मेडिकल सेक्टर में और ख़ासतौर पर फार्मा के नज़रिए से, कैसे दुनिया में तमाम देश R&D पर आगे बढ़ रहे हैं, और भारत में अगर हम देखें कंपनियां या फिर जैसे स्टार्टअप की बात की सौरभ जी ने, वहाँ पर कहाँ पर हम थोड़ा सा, मैं कहूँ कि पेस की कमी दिखती है, या फिर मैं कहूँ कि कोलैबोरेशंस की बात होती है, या फिर फंडिंग की? इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के लिए भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में बहुत ही परिश्रम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एक उस कमेटी का चेयरमैन भी था जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बिटवीन फार्मा सेक्टर फॉर इनोवेशन। हम अब ये हमारा उद्देश्य है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट से जो भी रिसर्च के आइडियाज निकलते हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए चाहिए, उसमें इंडस्ट्री आगे आए और उसको हम आगे ले जाके कॉमर्शलाइजेशन करें।
और इसके साथ साथ में हमने ये भी इसमें लिखा है कि रेगुलेटर भी उसमें साथ आए, इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसी दवाइयां जो नई हैं वो बाहर आए। भारत का अभी तक एक वर्चस्व है जेनेरिक मेडिसिन में। हम जेनेरिक मेडिसिन हब वर्ड फार्मेसी भी कहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अब सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन का नहीं है। हम चाहते हैं कि हम नए इन्वेंशन भी करें और हमारी बनाई हुई भारत की दवाइयां, चाहे वो बायोसिमिलर हो, चाहे नए मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट्स हो, चाहे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो, हमारे देश में से निकले और दूसरे देश में जाए, फिर लोग कहें कि ये दवाई भारत में रिसर्च हुई है और प्रोडक्ट है, ये है। तो वो एक हमारा मेजर स्ट्रेंथ उभर के आएगी। क्वालिटी हमने एक काफी हद तक मेंटेन कर ली, लेकिन फिर भी हमारे पास जो इक्का दुक्का जो क्वालिटी खराब की कंप्लेंट आती है उसको हमें बहुत सीरियसली लेना है। भारत सरकार ने इसमें बहुत पैसा लगाया है, सारी जो रिसर्च लेबोरेटरी को स्ट्रेंथन किया है और कर रहे हैं। हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी हैं और बाकी हो रही। तो लास्ट में हम कहेंगे कि 2-3 हमारे एक बड़े चैलेंजिंग एरियाज हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो देश को एक नया खतरा दे रहा है, दुनिया भर को, भारत देश को खास तौर से। इट इज लाइक ए न्यू साइलेंट पेंडेमिक। उसके लिए हमको कौन सी एंटीबायोटिक, नए एंटीबायोटिक को खोजना है और कैसे खोजना है, कैसे टेस्ट करना है, इसमें हम लीडरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और इसमें हम देश भर को और दुनिया भर को हम ये हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेंडेमिक की दवाइयां बना के एक हम अपना लीडरशिप दिखा सकते हैं। कुलदीप जी, आपसे एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि जो नई दवाओं की खोज या इनोवेशन की बात होती है, R&D की बात होती है, जो प्रोडक्शन की बात होती है नई दवाओं को लेकर, मैं खास तौर पर भारत की हिस्सेदारी अभी कितनी है, और वो जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आते, लेकिन उसको अगर हम नए लेवल पर ले जाना चाहें तो फिर क्या बड़ी चुनौती जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा? सबसे जहां पर भी नया, अभी तो शुरुआत हुई है, हमारे को डॉक्टर वाई.के. गुप्ता नोज मोर देन कि हम यहाँ पर उसको बोलते हैं IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जैसे US एक्सट्रोमो NCs बोलते हैं न्यू ड्रग। तो यहाँ पर भी शुरुआत हुई है, बट आप जैसे सही कह रहे हैं कि अभी हमारे को बहुत है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, दैट इज बेसिकली फंडिंग, जो एक पैसा चाहिए होगा। अगर हम देखे जाए कि एक नया ड्रग अगर आप बिल्कुल जीरो से, मतलब एक जो IND है, एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, आप कॉमर्शलाइज स्टेज तक आने के लिए मुझे लग रहा है कि जो US का है उनको 30 से 40 मिलियन US$ लगते हैं, और फिर भी एक गारंटी नहीं होता है कि वो ड्रग मार्केट में आएगा या नहीं आएगा। तो हमारी जो अभी इंडस्ट्री है, इतना वो इंडस्ट्री अभी उस लेवल तक नहीं आई है कि वो इतना पैसा कर दे। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप आइसोलेट करते हो 10 मॉलिक्यूल, ये है, उसमें से एक, मतलब 10 में से एक हो सकता है कि वो आपको कमर्शियल उस तक आ जाए। बिल्कुल। तो उसमें जो एक काफी सारा फंडिंग जो है वो एक इंडस्ट्री के लिए अभी भी एक मसला है। ओके। जैसे डॉक्टर वाई.के. गुप्ता ने कहा कि अगर हम जो जैसे बाहर होता है, अगर हम US में देखा जाए कि रिसर्च कहीं हो रहा है, उसका टॉक्सिसिटी कहीं और हो रही, सो दैट थिंग कैन बी अडॉप्ट इन इंडिया। जैसे एकेडमिया हो गया या इंडस्ट्री हो गई, एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट बॉडीज, अगर ये साथ मिल के आएंगे, अभी भी हम जो है, मैं अभी भी अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे जितना भी रिसर्च, चलिए ओके सर, वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपने अपना पूरा पॉइंट रखा कि किस तरीके से जो नई रिसर्च है उस पर चुनौतियां हैं और उसके लिए किस तरीके से फंड, जो अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें वहां पर मुहैया होता है, वहां पर वो रिस्क लेना होगा कंपनियों को और उस पर मदद करनी होगी सरकार को, यानी कि एक इकोसिस्टम उसके लिए डेवलप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।